अब एक बेंच तो हम लगातार इससे पहले से पढ़े रहे थे, समीक्षा अधिकारी का। वहाँ तो जो हम पढ़ रहे थे हम उसमें चलने वाले नए टॉपिक के अंदर मनी, बैंकिंग और फाइनेंस। कहाँ? RO ARO वाले में, जिसका टाइम हम लगातार 2:15 से लेकर 3:15 तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम चालू करने वाले जीएस का एक और टॉपिक 3 से 4, ठीक, 4 से 5 और 5 से 6, और जो मैथ और रीजनिंग है ये होगा 6 to 7, 7 to 8। ऑनलाइन करें। क्या है पूरी बातचीत? यहाँ तो हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे बाकायदा, ठीक। इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो कोई और टॉपिक चालू करेंगे, पॉलिटी का या कुछ भी अन्य, ठीक। यहाँ 3 से 4 में और 4 से 5 में यहाँ जीएस और चालू होने वाली है, ठीक। यहाँ हम चालू करने वाले एक कॉमन टॉपिक जो ईओ में भी है और आरओ में भी है, और एक टॉपिक जीएस का जो केवल किस में है, ईओ में, वो आरओ में है ही नहीं। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके सिलेबस में तो है ईओ के, लेकिन आरओ के में नहीं है। तो हम सबसे भारी टॉपिक जो कहीं नहीं दे रखे सबसे पहले वो खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत समय से अपने आप पढ़ भी रहे और कुछ टॉपिक उन्होंने पढ़ भी रखे हैं। तो जो पढ़ रखे उन्हें दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। जो नहीं पढ़ रखा और कोई नई बात दे रखी है वो पढ़ेंगे। तो 2 से लेकर 4 तक तो हम पढ़ेंगे क्या, आरओ, जिसमें से एक जीएस कैसी है, कॉमन दोनों की, ईओ की भी और आरओ की भी। और 4 से लेकर 6 तक किसका पढ़ेंगे, केवल और केवल ईओ का, अधिशासी अधिकारी का। इसमें 5 से 6 क्या आने वाली, हिंदी, जो 100 नंबर की है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी दोनों एग्जाम की अगर आपको रणनीति में 5 मिनट के अंदर बताऊं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, आप बहुत मेहनती हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानता इस बात को जब तक आपका नंबर ना आ जाए। ना घर परिवार मानता, ना कोई और मानता। और फेल का मतलब फेल 1 नंबर से भी, 4 नंबर से भी। तो आरओ की रणनीति और ईओ की रणनीति में अंतर है। आपको अभी चूज करना पड़ेगा हर एक आदमी को, अगर आप डायलेमा के अंदर हो, द्वंद के अंदर हो। अगर आपका मैथ रीजनिंग ठीक है तो बस आप ये एग्जाम बड़े आराम से निकाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ रीजनिंग, उत्तराखंड, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, 50 नंबर का तो मैथ रीजनिंग है, 40 नंबर का उत्तराखंड है, और 10-10 नंबर का 10 से 15 कौन है, ये। तो 40, 50, 60 और 50, 110। 110 में से आप 20-25 छोड़ दो, आप 85 ले आओ। 30-35 गलत हो जाए, छूट जाए, आपसे ना हो। 110 के अलावा कितने बचे हुए फिर फिलहाल, 40 से 50 क्वेश्चन, उसमें कितने ले आओ फिलहाल, 20, आधे ही बस। आपका प्री क्वालिफाई धरते पे कोई रोकने वाला नहीं है। आरओ का पहला उद्देश्य यही है। मेंस की चिंता कोई एक दिन की ना करो, मेंस मेरी गारंटी, जो आपका रुक जाए तो मुझे बता दो, उसका जो मन करता हो दे के देख ले, ठीक। मैं तो बिना पढ़े, बहुत लंबा टाइम मुझे तो पढ़ते हो चुका, मैं तो बिना पढ़े दे के आया था। मेरा जब इसमें आया लोअर अक्सर नहीं पढ़ा मैंने एक दिन भी, मैं जब दे के आया, जबकि वहाँ केवल 500 आदमी का इंटरव्यू कॉल हो रखा है, उन्होंने मेरा तब भी क्वालिफाई कर दिया, जबकि मुझे लग नहीं रहा था क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ठीक ठाक लिखा हुआ है, लिखने का जब आपको समझ में आ जाएगा एक बार कि लिखना कैसे है, तो बड़ा आसान नहीं निकालना। पढ़ना बहुत बढ़िया बात है, मेहनत करना बहुत बढ़िया बात है, कोई विकल्प नहीं, लेकिन ये जानना उससे भी जरूरी बात है कि लिखना क्या है। 200-100 वर्ड में हमें क्या लिखना किसी के लिए, और कोई जांच करे क्या उत्तर दे, ठीक। तो इसकी रणनीति में क्लियर आरओ की आपको मैथ रीजनिंग करना है पक्का, प्लस उत्तराखंड, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। बाकी सब इसके बाद, बाकी सब 5 टॉपिक हैं, हर एक से आने वाले हैं 10-10 के आसपास क्वेश्चन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस एटसेट्रा। यहाँ की रणनीति डिफरेंट है। ईओ और टीआरआई, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्या यहाँ 100 नंबर की तो हिंदी है, सिलेबस खुला पड़ा बाकायदा, टू द पॉइंट चलने वाली आज क्लास, पहली क्लास होगी इसकी। और
बाकी 200 नंबर में 60 नंबर का उत्तराखंड, 10 नंबर का स्टेटिस्टिक्स, ठीक। इसके अलावा साइंस एंड टेक एटसेट्रा। तो आप 60, 10, 70 और 100, 300 में से 170 नंबर को फोकस करेंगे जबरदस्त। सबको पढ़ेंगे हम नहीं छोड़ रहे हैं अक्सर भी। और गारंटी 26 नवंबर से पहले पहले कर देंगे, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट तो इसी में आने वाला। आरओ तो कब आने वाला, कम से कम 3 हफ्ते बाद, इसके 17 दिसंबर को। तो पूरे जान पहले कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक। तो 2 हिस्सों में मैच चलने वाला। एक सेक्शन तो कॉमन जो अभी चालू होगा इकोनॉमी के तुरंत बाद, एक स्पेशल किसके लिए, सिर्फ ईओ के लिए, जो सिलेबस दे रखा है। अब हम क्या नहीं गलती करने वाले, सुनो ध्यान से जरा एक बार। ये सिलेबस है ईओ का, जो इसमें दे रखा है पहले हम ये करेंगे। इसके आगे हमारे पास समय बचेगा तो हम कुछ और करेंगे, लेकिन पता लगा हम कुछ और करते फिर रहे, हमसे ये नहीं हो पाया। अब आप जब इसका करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ईओ का, तो एक सेकंड जरा देखो एक बार आप क्या कह रहा है। क्षेत्रीय अतिवाद, पृथकवादी, सामुदायिक, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा नाभिक नीति। करंट अफेयर्स भी आम करंट अफेयर्स नहीं है इसने। ये लिख दिया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं समसामयिक की, इसने वो नहीं लिखा हुआ। इसने टॉपिक दे रखे बाकायदा ये रहे। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ये पढ़ना पड़ेगा। खेल कूद साफ साफ दे रखा है इसने बाकायदा। बाकी टॉपिक कॉमन ये रहे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। जो आरओ में वो यहाँ है, वर्ड बाय वर्ड है। क्या अंतर है, ये अंतर है, ये रहा। ये अंतर है पर्यावरण का, ये अंतर है किसका, इकोनॉमी के नाम पे क्या बोला इसने, कृषि। तो कृषि पढ़ेंगे बाकायदा जो बोला इसने। और ये तो चलेंगे इसे उल्टा लेके, क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी इकोनॉमी के बाद, और ज्योग्राफी उससे पहले। ये साइंस टेक खत्म करेंगे, इसके तुरंत बाद खत्म करेंगे क्या, ये आरओ पे हमने चर्चा कर रखी। चलते हैं टॉपिक को लेके। उत्तराखंड हम डेली क्लास देंगे इसकी ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन क्लास से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, पलायन ऑनलाइन में है ही नहीं कहीं, ना सिलेबस में देखा ग्रुप सी ने कहीं भी। जो टॉपिक एक्स्ट्रा लिख रखे हैं वो पढ़ेंगे बाकायदा इससे, जो इसने कह दिया। कुछ टॉपिक है मान लिया जो ग्रुप सी के अंदर भी दे रखे हैं इसने, और उसने यहाँ लिख रखे हैं, तो उन्हें यही पढ़ेंगे बाकायदा। यानी जिस प्रकार से सिलेबस है लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ेंगे ईओ का, चकबंदी हो, भू प्रबंधन हो, प्राकृतिक रिसोर्स हो यहाँ के, ठीक। सांख्यिकी 200 नंबर की फ्री का नंबर है बिल्कुल। तो चालू करते हैं, पहले एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या, इकोनॉमी। तो ये तो आप समझ गए टाइमिंग, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 2 से 3 हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, 3 से 4 हम पढ़ेंगे क्या, एक टॉपिक तुरंत ही ज्योग्राफी का। 4 से 5 हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक, आप नोट कर लियो। और 5 से 6 पढ़ेंगे हिंदी। ये 3 घंटे किसके लगातार, मेरे, मुझे पढ़ाना जो सेक्शन मुझे पढ़ाना पहले, ठीक। साइंस टेक खत्म होंगे, तुरंत पढ़ेंगे ईओ की एग्रीकल्चर, तुरंत पढ़ेंगे 10 नंबर की स्टेटिस्टिक्स, फ्री का नंबर है, मुझे करवानी होगी। तो जो सेक्शन नए हमने नहीं पढ़े कभी, वो पढ़ेंगे दमन। और उसके बाद बचे हुए सेक्शन, यहाँ इकोनॉमी खत्म हो गई तो मान लिया पॉलिटी, ज्योग्राफी खत्म हो गई तो मान लिया जर्नल साइंस। तो ये सेक्शन है। और 6 to 7, 7 to 8 ये है रीजनिंग मैथ, हर एक आदमी जो आरओ का है केवल उसके लिए, ठीक। अब कुछ आदमी हमारे पास ऐसे जो केवल आरओ में ही हैं, और कुछ ऐसे जो ईओ में हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो जो दोनों वाले हैं उन्हें दोनों में ऐड करके रखेंगे, ऑनलाइन भी। जो अकेले अकेले वाले हैं वो अकेले अकेले में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें डिफरेंट है वो डिफरेंट है, और जो अलग इकट्ठी हैं वो एक साथ होनी होनी है, ठीक। पढ़े आगे। टॉपिक है इकोनॉमी का, क्या, मनी बैंक और फाइनेंस। एक ही बात मुझे समझानी है आपको, क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना। कभी आप दिमाग लगा दे कहीं और, आपके पास समय सीमित है। जो क्लास में आपको इकोनॉमी करवा दूं उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करना। करंट अफेयर्स में खुद करवा दूंगा अपने आप। इकोनॉमी काफी लंबे टाइम से हम पढ़ रहे हैं।
इसके हर क्लास रिकॉर्डिंग है बाकायदा अवेलेबल, और पूरी पीडीएफ उपलब्ध है। जो दोनों कंबाइंड वाले उन्हें हम तुरंत देंगे। मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। तो सबसे पहले पढ़ना क्या हमें? मुद्रा के बारे में। मुद्रा का इतिहास और विकास किस प्रकार से हुआ, ये है क्या। ठीक, जहां डाउट आएगा वहां एकदम से पूछना है क्या समस्या है, मैं क्या करूं, मैं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, पूछने में कोई संकोच नहीं इस बात में। ठीक, तो मुद्रा क्या है, चलते हैं कहाँ। इसका सबसे पहला टॉपिक है मनी या मुद्रा। डीपली पढ़ रहे इकोनॉमी को, उसका जो मन करता हो देख ले। प्री एग्जाम में या मेंस एग्जाम में पढ़ रहे, प्री कम मेन, जीएस वाले टॉपिक खास तौर से। तो सबसे पहले पढ़ने वाले मुद्रा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मनी। मुद्रा का इतिहास क्या है? जो ये कागज वाले नोट्स हम आज लिए फिर रहे हैं, क्या इसी प्रकार के नोट चला करते थे? सिक्के थे, धातु के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, क्या थे? ये कहां से स्टार्ट हुआ है पूरी कहानी? दुनिया में व्यापार के लिए मुद्रा का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, किसने किया? क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आने वाले, आपको पूरा कंसेप्ट भी फैक्ट भी सब पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर करेंसी के लेन देन के लिए क्या चल रहा था? करेंसी तो कोई थी नहीं, क्या था उसका नाम? बार्टर सिस्टम। प्रारंभ में पूरे विश्व में ये चला करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं की अदला बदली क्या करते थे? क्या कि तुम्हारा सामान मैंने ले लिया और मेरा सामान तुमने ले लिया। अब तुम सब, हम कहाँ रहते हैं? रुड़की में, और सबकी जलवायु कैसी है? समान। तो जो तुम उगाते हो वही हम उगाते हैं। तुम भी गन्ना किसान हो तो हम भी गन्ना किसान हैं। तुम भी दाल उगाते हो तो हम भी दाल उगाते हैं। तो आपके हमारे पास तो वो सब सामान हैं जो एक दूसरे के पास हों। तो इस सिस्टम में कुछ दिक्कतें थी बहुत बड़ी, कि एक क्षेत्र जलवायु के लोग अपना सामान एक स्थान पे बेच दें, ऐसा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि वो सामान वहां सबके पास उपलब्ध है। ठीक, तो इस सामान को बेचने के लिए लोग कहाँ जाया करते थे? दूर दूर जाया करते थे। या तो मेलों में जाया करते थे, प्राचीन काल के मेले, या कहाँ? जहां व्यापार के बड़े बड़े स्थान थे। जैसे क्या, एक लाइन का नाम था जो 140 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, क्या नाम था? सिल्क रूट। प्राचीन काल का सबसे पहला व्यापारिक मार्ग जो स्टार्ट हुआ कहां से? 140 ईस्वी में। ये कहां से कहां तक था? ये था चीन से लेके और यूरोप तक। ये मार्ग कब बना था? किसने बनाया था ये? चीन के हान राजाओं ने, हान डायनेस्टी ऑफ चाइना। चीन के हान राजाओं ने सिल्क रूट बनाया, रेशम मार्ग। और यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया के लोग प्राचीन काल में इससे कच्चा माल लिया करते थे। वो रेशम था, उसके नाम पे क्या नाम पड़ गया? रेशम। और इस पे चलने वाला व्हीकल भी बस एक ही था। दुनिया का सबसे प्राचीन वाहन, क्या नाम था उसका? गधा। खच्चर या गधा, कहां चल रहा था? इसके ऊपर। सब उससे होता। इसी व्यापारिक मार्ग से भारत के एक राजा कनिष्क ने भी भारत को जोड़ दिया। किसने सिल्क रूट से भारत को जोड़ा? कौन? कनिष्क, जिसकी राजधानी कहां थी? पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर, बिल्कुल सिल्क रूट के नीचे, बेहतरीन जगह। जैसे आज बोलते हैं 2023 में पाकिस्तान का स्वर्ग, जहां आज आतंकवाद है तकड़े वाला, लेकिन वो जगह इतनी सुंदर है जैसे कश्मीर भारत का। ठीक, तो हम भी जुड़ गए इससे और ये व्यापार चलता रहा। यह सिल्क रूट कब तक चला है या खत्म कब हुआ है? ये सिल्क रूट खत्म हुआ है 1453 ईस्वी में। किसने? ओटोमन एम्पायर ने इसे खत्म कर दिया।
ओटोमन एम्पायर ने इसे खत्म कर दिया। ओटोमन, इनका एरिया रहा है पश्चिम एशिया। ये व्यापारिक मार्ग चीन से होता पश्चिम एशिया और तुर्की से होता हुआ कहां पहुंचता? यूरोप तक, इस्तांबुल नाम के नगर से होते हुए। और जैसे ही वहां पे महमेद द सेकंड का राज आया तो उसने राजमार्ग पूरा बंद कर दिया। यूरोप में मच गया हाहाकार। जिस कच्चे माल पे यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही थी, मसालों से लेके नील से लेके हर सामान पे, वहां माल पहुंचना बंद और यूरोप वाले भागे फिरने शुरू। तो तुम चेक करना, हमें पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज हुई वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में। वो तुम सोचो 1498 में क्यों हुई? सोचने वाली बात है कि फिर जैसे यूरोप का राजमार्ग रुका, रास्ते पे एक बड़ा साम्राज्य आ गया। रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग उस पर कब्जा कर लिया इसने, उत्तर की अफ्रीका उस पर कब्जा कर लिया और सारा पश्चिम एशिया इस पे कब्जा कर लिया। जितने भी देश आज दुनिया में जानते हो आप, कोई भी, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, यमन हो, ओमान हो, कोई भी हो, सब कोई देश था ही नहीं है कभी। सब क्या थे? ओमान एटसेट्रा जितने भी देश थे सब थी छोटी छोटी सल्तनत, छोटे छोटे राजा, किंगडम, किसके अंडर में? एक बड़े साम्राज्य के। कौन? ओटोमन साम्राज्य। हिंदी में बोलते क्या? उस्मानी साम्राज्य। तो प्राचीन काल में सबसे पहले जो व्यापार चला देशों के बीच में वो यहाँ स्टार्ट हुआ। जैसे व्यापार मार्ग रुक गया तो यूरोप वालों में हाहाकार मच गई। वहां के राजाओं ने अभियान भेजने शुरू कर दिए। ऐसे अभियान सबसे पहले किसने भेजे? पुर्तगाल ने। और पुर्तगाल का सबसे पहला अभियान 1492 के अंदर कहां पहुंचता है? वो आ रहा था, राजा उसे विदा करने आए, जहाजी बेड़े को पूरे पूरे को, खुद पुर्तगाल के पोर्ट पे, और वो रास्ता भटक गया और कहां पहुंच गया? क्रिस्टोफर कोलंबस। वो पहुंच गया कहां? यूएसए। उसने खोज कर दी किसकी? यूएसए की। जबकि वो घर से क्या बोल के चला था कि हम जा रहे हैं नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। और कहां जा रहे हैं? इंडिया। तो जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसने वहां के आदमियों को क्या क्या बोला कि आदमी तो लाल लाल हैं, शायद यही होंगे इंडियन। आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के आदमी क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। किसका दिया नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस का। ठीक। इसके बाद अगला जहाज बेड़ा, 3 बड़े बड़े जहाज छोड़ने खुद बंदरगाह के पास कौन आया? पूरा पुर्तगाल, लिस्बन सिटी। किसे सहयोग करने आए? किसे? वास्को डी गामा को, जिसके साथ में उसका सगा भाई और मित्र और बहुत बड़ा क्या था? पूरा बेड़ा, खाने पीने का सामान, सब कुछ। जिसके रास्ते में कौन मर गया? उसका भाई भारत आते आते। ठीक। तो वो आया और उसने सफलतापूर्वक वो रास्ता खोज दिया जो समुद्र से कहां आता है? इंडिया। और इस रास्ते का जो अल्टरनेटिव था वो उन्हें मिल गया और फिर व्यापार शुरू हुआ भारत का और अन्य का। लेकिन सबसे पहले क्या व्यापार था? केवल वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। इसमें किसी प्रकार की करेंसी शामिल नहीं थी। इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। निम्न में से क्या वस्तु विनिमय प्रणाली का लाभ है? लाभ नंबर 1 क्या? ये बताओ, मेरे हाथ में कद्दू है और मुझे अपना कद्दू बेचना है, तो क्या मुझे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी? कुछ भी जरूरत नहीं पड़ रही। यानी यहाँ किसी प्रकार की करेंसी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो किसी प्रकार का कंट्रोल करती हो। तो यह एक मुक्त व्यापार है, आपकी मर्जी है, आपके अनुसार चलेगा, आपकी इच्छा। आप वह कद्दू कैसे दे, 4 मिर्च के बदले में दे, 4 लौकी के बदले में दे, वो आपकी मर्जी है। ठीक क्या? आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। यानी यह क्या नहीं था? यह किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, नो वन कंट्रोल। दूसरी बड़ी बात है, आज तुम बार बार कहते हो महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। ठीक क्या? अभी तुमने महंगाई कहां देखी? थोड़े दिनों पहले ही एक सामान था लाल लाल टमाटर, जो सामान 50 रुपए 60 रुपए किलो बिका करता था वो कहां पहुंच गया था? 200 रुपए केजी तक टमाटर ही। ठीक। तो किस कदर की महंगाई कहां आई है? उत्पादों में। अर्थात 150 रुपए की जो वैल्यू थी वो तो क्या हो गई? खत्म।
पहले वही सामान 50 रुपये के जी था, अब कितने रुपए के जी है? 200 रुपये के जी। तो जो मुद्रा का मूल्य है वो लगातार गिर रहा है और वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहां कोई मुद्राएं नहीं है तो इन्फ्लेशन कहां से आई? यानी यहां कोई इन्फ्लेशन, कोई मुद्रास्फीति नहीं है, इसे वो कंट्रोल नहीं करता है। ठीक। दूसरा, अगली बातचीत क्या है? एक और फायदा है इसका बहुत बड़ा। क्या फायदा है बताओ? कोई तुम्हारा कद्दू लेके भाग गया, डकैती पड़ गई घर पे तुम्हारे, तुम्हारे 4 कद्दू 4 लोग गायब चल रही हैं, तो दोबारा पैदा कर लेंगे, कौन सी फांसी आगे सी? लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी मुद्रा थी, फलाना था, ढिमका था, सब उठा के ले गए लोग, तुम्हें किसी ने लूट लिया। जब तुम्हारी जेब में चवन्नी है ही नहीं, क्या लूट लिया कोई तुम्हें? यानी इसमें एक प्रकार के व्यापारियों की सुरक्षा थी, उसके पास वही सामान था, लोग कम लूटते थे। ठीक है। यानी स्टार्टिंग में व्यापार बहुत सुरक्षित था, बहुत ही सुरक्षित। अपना सामान ले जाओ, आप ये बोल सकते हो ईमानदारी बहुत जबरदस्त थी। उदाहरण भी ईमानदारी का एक, उत्तराखंड के लोग तिब्बत के लोगों से व्यापार क्या करते थे प्राचीन काल से, हजारों साल से। कब? इस सिल्क रूट के समय से। तो सबसे पहले वो तिब्बत के अंदर मिलते सोने की धूल, स्वर्ण धूल नदियों के अंदर, और पानी और चांदी सर छू, उसे पानी में डाल के एक दूसरे की झूठी शराब पीते थे। ठीक है। इसे क्या बोलते थे वो लोग? कूड़ा खार प्रथा। झूठा सामान एक दूसरे का लेना, क्या इससे क्या बढ़ता है? प्यार मोहब्बत। तुम देखते हैं टीवी के अंदर हीरो हीरोइन फलाना ढिमका, तो ईमानदारी के लिए दूसरी बार क्या होना शुरू हो गया कि अपने अपने धर्म ग्रंथ कहाँ रखेंगे? एक दूसरे के सर के ऊपर, और कसम खाएंगे कि व्यापार क्या रखेंगे? छल कपट रहित, जो जैसा है उसे ऐसा ही बताएंगे। ठीक। उसे क्या नाम दिया गया जी? उत्तराखंड बहुत मेन की पॉइंट है। एक तो कूड़ा खार सरछू, एक कूड़ा खार या सरछू झूठा सामान पिएंगे, एक क्या सर पे रखेंगे? धर्म ग्रंथ। तुम लाना अपनी गीता बाइबल या कुछ भी, इधर से हम लाएंगे अपने। इसे क्या बोलते थे? डालिम डाठिम, डालिम डाठिम। और जब ये भी खत्म हो गया तो अंतिम में लिख के होने शुरू हो गया अनुबंध, बाकायदा एग्रीमेंट करेंगे, तुमने हमें क्या दिया, हमने तुम्हें क्या दिया। उसे क्या नाम दिया गया? गमैया। तो भारत अर्थात हमारे भोटिया लोग तिब्बत के लोगों के साथ में व्यापार करते थे, कूड़ा खार प्रथा, डालिम डाठिम, और तीसरा कौन? गमैया, इस पद्धति के तहत। ठीक। तो और सरकारों का कंट्रोल नहीं है, कोई करेंसी बंद नहीं कर सकता है। ठीक। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत जबरदस्त वाले हैं। क्या नुकसान है ये बताओ? जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, एक जलवायु में, उसमें कोई सामान हमने पैदा कर लिया, अब इसे बेचने के लिए किसी और जलवायु वाले के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ये सामान ना हो, और फिर जाना पड़ेगा ऐसी जगह जिसके सामान की जरूरत मुझे हो और मेरे की उसे हो। तो यानी इसकी सबसे बड़ी दिक्कत का नाम क्या है? इसके लिए दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी है, ड्यूल कोइंसिडेंस। दोहरा संयोग बनेगा, क्या मतलब? मेरा सामान तुम ले लोगे, तुम्हारा सामान मैं ले लूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन वो संयोग बन ही नहीं रहा है। मेरे पास जो सामान है वो पपीता है, वो 2 दिन में खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इतना संयोग बना ही नहीं, तो मेरा सामान सड़ गया, खराब हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। यानी क्या? द इशू ऑफ पेरिसेबिलिटी, सड़ने, गलने, खराब होने की दिक्कत है। जो आइटम हैं वो बहुत लंबे नहीं चल सकते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी बेचना पड़ेगा। ऐसे बहुत से आइटम से क्या करोगे उनका? द इशू ऑफ पेरिसेबिलिटी, खराब होने, सड़ने इत्यादि की दिक्कत है। एक और बड़ी दिक्कत है, मेरे पास हीरा है और मुझे क्या पीनी है? चाय।
अब ये बताओ मुद्रा कहीं चलती नहीं है, तो मैं उस चाय वाले को अब क्या दूं? वो पूरा पूरा हीरा पकड़ा दूं उसे चाय के बदले में? इतना महंगा, ये क्या करूं? या हीरे को तोड़ दो पत्थर मार के बढ़िया, और एक छोटी सी किरच हीरे की उसे दे दो, भाई साहब ये पकड़, तेरी चाय का मामला इतना हो गया। ये पूरा हीरा पकड़, अगले 2 जन्म तक हमें चाय पिलाते रहिए, इतने वैल्यू का हीरा है। तो क्या इशू है? द इशू ऑफ फंजेबिलिटी, विखंडन की समस्या, इशू ऑफ फंजेबिलिटी, विखंडन की समस्या। आप सामानों को कैसे बेचोगे? कैसे तुम ये मान लोगे कि लौकी बराबर मिर्च? क्या आधार है वो? लौकी बराबर कद्दू, क्या आधार है? क्या आधार है? केवल आवश्यकता। क्या आधार है? केवल तुम्हें जरूरत है तो उसने कहा तुम मेरी ले ले सामान, तेरे वाली जरूरत मुझे पड़ने वाली। तो तिब्बत के व्यापारी ऊन लेके आते, ऊनी सामान लेके आते, हमारे पास भीड़ ना होती, उनके पास भीड़ होती, तो वो ऊनी सामान हमें देते, बदले में क्या लेते हमसे? वो दालें, पहाड़ की दालें इत्यादि, जो लंबे समय तक वहां शिकार ना मिले तो कम से कम इन्हीं दालों को खा लेंगे। ठीक, तो वो सामान तब चल पा रहे थे। तो समस्या किस बात की है? विखंडन की, दोहरे संयोग की, ठीक, खराब होने की। एक और दिक्कत है, ऐसे सामानों को आप संचय नहीं कर सकते हैं, संचय की समस्या, इशू ऑफ स्टोर। बहुत सारे सामान खराब हो जाएंगे, ये फल सब्जी का चलने वाले आपके पास कहीं, बताओ। ठीक, तो मुद्रा यहां से स्टार्ट हुई, इसके बाद क्या हुआ? इन सब समस्याओं ने कि संचय नहीं हो सकता है, इससे बड़े व्यापार नहीं संभव है, ये केवल संभव है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इसका उद्देश्य इतना ही है कि सामान दे दो, सामान ले लो, कोई बड़ा व्यापार, कोई बड़ा विकास, सरकारी कंट्रोल, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो फिर इन समस्याओं के लिए विखंडन भी कर लो आप उसे, स्टोर भी कर लो आप उसे, लेन देन में भी इस्तेमाल कर लो आप उसे। इसके बाद क्या शुरू हुआ? इसके बाद स्टार्ट हुआ इस समस्या का निदान, कि ठीक है, इसी व्यापारिक मार्ग पे बहुत से लोग रहते हैं और जो सामान के बदले सामान की अदला बदली नहीं कर सकते, ठीक, वो अब चाहते हैं इसका कुछ नया वर्जन आए। तो कुछ सैकड़ों वर्षों में, किसकी बात चल रही है? 140 से 1200-1300 साल तक ये व्यापार चला है, 1200-1300 साल तक। तो इसमें ही सेकंड चीज आई, क्या आई फिर? वो मेटेलिक करेंसी, मेटेलिक करेंसी, धात्विक मुद्रा, धात्विक मुद्रा। तो जो इसकी समस्याएं थी वो धात्विक मुद्रा ने दूर कर दी। क्या दिक्कत थी? कि किसी भी चीज का मूल्य तुम कैसे कह दोगे बराबर है? कि कद्दू बराबर लौकी, लौकी संभव ही नहीं है, मिर्च बराबर कोई और सामान। तो अब यहीं से मुद्रा की यात्रा शुरू हुई। कहां से स्टार्ट हुई मुद्रा की यात्रा? धात्विक मुद्रा उसका सबसे पहला रूप थी। ठीक, एक वर्ड लिखो जरा, एक इकोनॉमिस्ट ने क्या दी है इसकी डेफिनेशन, वो कई बार आ चुकी क्वेश्चन के रूप में। क्या? मुद्रा वही है जो मुद्रा कार्य करे। करेंसी इज दैट विच वर्क एज ए करेंसी। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। फ्रांसिस वाकर, इसने कहा मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। ये फोन से दिया जाए एक बार, ये होगा, मुद्रा वही है जो मुद्रा कार्य करे। तो फिर ये बताओ मुद्रा कार्य क्या है? तभी तो करवाएंगे इसे। मुद्रा वही जो मुद्रा कार्य करे। तो द फंक्शन ऑफ करेंसी, फंक्शन ऑफ करेंसी, मुद्रा कार्य। लिखते रहना, कोई नोट्स कोई किताब कुछ नहीं पढ़ने आपको, एक क्लास अपना अपने पर्याप्त है। मैं एक टॉपिक नहीं छोड़ने का आपका, एक सिंगल भी। मुद्रा के कार्य, और अब एक क्लास 27 में चल रही फिलहाल इसके अंदर।
आपको और 15 क्लास में फ्री कर दूंगा बिल्कुल, 35 क्लास, 45 क्लास के आसपास, 15-20 क्लास, बस सब खत्म 2 हफ्ते में। अगले मुद्रा के कार्य, पहला मूल्य का मापक, मेजरमेंट ऑफ प्राइस। किसी भी चीज को तुम कहां मापोगे, 10 रुपए की है, 20 की है, 50 की है, तो जो मापक है वो कौन है किसी चीज के मूल्य का, वो है मुद्रा। सेकंड क्वेश्चन आएगा आप पे, हर बात को दिमाग में रखते रहना, ये सवाल जा कहां रहे हैं। निम्न में से क्या एक मुद्रा कार्य नहीं है? तो 3 कार्य आपको पकड़ने हैं और जो मुद्रा कार्य नहीं है वो ढूंढना है उसमें से। लिखो आप, विनिमय का माध्यम, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। संचय का माध्यम, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, संचय का माध्यम, द मीडियम ऑफ सेव या सेविंग्स। द मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान का माध्यम क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, क्या होते हैं स्थगित भुगतान? डेफर्ड पेमेंट, क्या चीज? बाद में दिए जाने वाले भुगतान, वो क्या है? डेफर्ड पेमेंट। आपने मैंने, इसमें वो संभव ही नहीं था, ठीक, आपने मैंने कोई किसी से लोन ले लिया है, आपसे मैंने कोई सामान उधार लिया है, कोई लोन लिया है, तो उससे मैं आराम आराम से क्या चुका रहा हूं? किस्तों में। क्या चुका रहा हूं? किस्तों में। आपसे मैंने एक हीरा ले लिया है उधार, अब या तो वो हीरा झुका तो चुकाना पड़ेगा, क्या तोड़ कर चुकाऊं उसको? तोड़ते उसका मूल्य खत्म, तोड़ते मूल्य खत्म। बड़ा है इत्यादि है तो उसका मूल्य अधिक है, और टुकड़े हैं थोड़े थोड़े चूरे उसके बिल्कुल एकदम, उसका मूल्य क्या है? खत्म। वो इशू कहां था? इसके अंदर। इसमें नहीं हो सकते डेफर्ड पेमेंट, जो करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट करो, बात खत्म। इसके बदले में तुम क्या दोगे? उसने कहा मेरे पास सोना है इतना, वो ले लो आप। तो मैं सहमत हो गया तो मैंने ले लिया, मैं सहमत नहीं हूं, मैं आंख ही नहीं पा रहा हूं कि दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, हीरा और सोना, तो बात बनी नहीं। ठीक, तो यहां संभव है बाकायदा, अगर आपके पास कोई मुद्रा है, आप 100 ले गए, 10-10-10 करके आप क्या दे रहे हैं हमें? लोन को वापस किस्तों के रूप में। तो मुद्रा कर सकती है क्या चीज है? ये काम, स्थगित भुगतान, डेफर्ड पेमेंट। आगे, उधार व्यवस्था कार्य, लोन और डेट, DEBT और लोन। और ये बताओ, अगर मैं कहूं तुम बड़े रईस आदमी हो, तुम्हारी साख बहुत बड़ी है, तो तुम्हारी साख क्या दिखा रही है? तुम्हारी साख क्या दिखा रही है? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा लेन देन, दो चीजें, तुम्हारी वेल्थ कैसी है और तुम्हारा लेन देन कैसा है। ठीक, इससे क्या तय होती है? किसी व्यक्ति अथवा किसी देश की साख। अभी एक देश की साख पे बहुत तगड़ा बट्टा लगा, वो अपने कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर गया, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, तो क्या खत्म हो गई एकदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साख। तो साख को बनाए रखना हर व्यक्ति और हर देश का कार्य है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक, वो यहां संभव ही नहीं है। अब मैं तुम्हारी रहीसी इस बात से कहूं कि ये आदमी 20 कद्दूपति है, क्या कहूं? 20 कद्दूपति, क्या बिना मतलब की बात कर रहे, क्या करें? इससे क्या किसी की वेल्थ या साख का निर्धारण हो सकता है? ये एक सामान है जस्ट ओनली, और जिससे उसकी आवश्यकता पूरी होती है। क्लियर? तो साख नियंत्रण यहां संभव नहीं है, कम संभव है बहुत ही, यहां संभव है बाकायदा। यानी मुद्रा आपका साख नियंत्रण का कार्य भी करती है, आपकी साख को बनाए रखना, आपके कर्जे लेन देन समय पे दिलवाना,
तो उससे क्या होती है मेंटेन आपकी साख, और वो साख या क्रेडिट कंट्रोल बहुत जरूरी है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण। तो साख के आधार पे तुम क्या जारी करते हो कि मेरी इतनी बड़ी साख ले, कागज पे साइन करके दे दिए, लिख दे क्या 10,000 रुपये जा अपने खाते में जाकर लगा लिए। क्या दिया तुम्हें मैंने? चेक, डिमांड ड्राफ्ट। तुमने किसके आधार पे ले लिया? वो मेरी साख देख के। उसे तुम मना भी कर सकते हो कि भाई साहब हम तो कैसे लेंगे, खेल ही नहीं बढ़ता है। वो चेक बैंक में जाके क्या हो जाइए, ना कैश हो पाओ, डिफॉल्ट हो जाए सारा खेल, ठीक, बाउंस कर जाए। आगे मुद्रा कार्य, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आधार, द बेस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आधार, ठीक। विकास के लिए आवश्यक, विकास के लिए आवश्यक, ठीक क्या? तो अब विकास के लिए आवश्यक, तो मुद्रा क्या है ये समझे आप। और भी बातचीत मुद्रा की है। मुझे किसी किताब से कुछ पढ़वाना नहीं आपको, बस जो खत्म होगा खेल ही खत्म हो जाएगा, छुट्टी बस। इसके बाद तो एग्जाम देना, टेस्ट सीरीज शेड्यूल आपके पास भेज दिया। जब भी इसका होगा उस टेस्ट सीरीज से अलग भी आपको टेस्ट मिलने वाले, टॉपिक वाइज मैं दूंगा। जो यहाँ पढ़ रहे हैं जब भी खत्म होगा अलग से टेस्ट सीरीज से अलग भी, शनिवार के दिन। धात्विक मुद्रा, मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या काम करती है। तो अब धातु के रूप में शुरू हुई वो, मेटल के। क्यों शुरू हुई? तुमने 5 मिनट पहले सुना, 1492 के अंदर एक आदमी क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पहुंचता है? मैक्सिको। और मैक्सिको में कहाँ पहुंचता है? एक रेगिस्तान में, जहां उसे दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का भंडार मिलता है। कौन जगह है आज भी दुनिया में? आज भी है वो, आज भी वर्ल्ड नंबर 1 क्षेत्र है चांदी का। कौन सा रेगिस्तान? जी, चाहुआ हुआ, चाहुआ हुआ रेगिस्तान, मैक्सिको। ये दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का भंडार का एरिया है। तो चांदी किसके हाथ लग गई? कोलंबस के, और उसने यूरोप को चांदी से भर दिया। उस समय तक भी जब ये गया, उस समय तक भी क्या चल रहा था विश्व के अंदर? सामान के बदले सामान। तो यूरोप वालों के पास चांदी आनी शुरू, चांदी आनी शुरू। तो इन लोगों ने चांदी के साथ ही व्यापार शुरू कर दिया। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो चांदी के साथ ही व्यापार बहुत लंबे टाइम तक चला। ब्रिटेन के लोग चीन से चाय लेते और चाय के बदले में क्या देते उन्हें? चांदी। तो इन्हें लगा कि यार ये तो मामला खराब हो जाएगा। ऐसे तो उनके पत्ते क्या बिक रहे हैं? चांदी के भाव। उनसे पत्ते दे रहे हैं, देने के लिए हमारे पास कौन सामान है? बस धातु एक, और क्या दे रहे हैं? चांदी। तो किस प्रकार से क्या जुगाड़ लगाएं कि चांदी हमारे पास आ जाए और चाय मिलती रहे। तो यहां पर एक नया खेल शुरू किया। भारत के अंदर अफीम को बुआया बड़ी मात्रा में, ठीक, और उसे कहां बिकवाना शुरू कर दिया? चीन में। अफीम बेच के आते और बदले में क्या लेके आते? चांदी। चांदी अपने घर, चाय अपने घर, और चीन में क्या चल रही? अफीम ही अफीम। चीन परेशान, नशे में धुत, बुरी हालत। तो इस चक्कर में 2 युद्ध हो गए। नेट पे डाल के देखना आराम से, ओपियम वार, अफीम युद्ध, ब्रिटेन और चीन 1839। और अंतिम में चीन ने टक दिया क्या? घुटने कि लड़ना वड़ना बस का नहीं, यहाँ होश नहीं आके दे रही अफीम से। आप ये बताओ इसे खत्म कैसे कर सकते हो? बस। तो चीन ने, ब्रिटेन ने कहा कि हमें ईस्ट के साथ व्यापार करना है, चाय से लेकर अन्य, आपको देना पड़ेगा हमें पूरा एक क्षेत्र। और कौन क्षेत्र दिया? हांगकांग। ये जो हांगकांग है ये चीन ने किसे दे दिया? ब्रिटेन को।
और ब्रिटेन ने अपनी बस्ती से लेकर सब बसा दिया। और अंतिम में 1997 में यही हांगकांग ब्रिटेन ने चीन को वापस किया और क्या कहा कि जो व्यवस्था हमने बना के छोड़ दी है तुम उसमें अगले 50 साल तक कोई चेंज नहीं कर सकते। कब तक? सन 2047 तक। क्या चल रहा फिलहाल अभी 2023। उसने 2 साल पहले ही यहाँ चेंज करना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म करने के प्रयास शुरू कर दिए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 10 लाख लोग कहाँ गए? सड़कों पे। कोरोना काल के टाइम पे भी भयंकर वाला आंदोलन, लेकिन चीन ने आहिस्ता आहिस्ता सबका दफन कर दिया। बड़े बड़े उद्योगपति कहाँ डाल दिए? जेल में। अरबपति जेल में, न्यूज़पेपर के मालिक जेल में। यानी खतरनाक वाला खेल। ठीक, तो क्या व्यवस्था थी, क्या व्यापार थे? तो चांदी का व्यापार या दूसरा कहे का व्यापार था सोने का व्यापार। मुद्रा के रूप में क्या चला? सोना। तो या तो गोल्ड या सिल्वर। धात्विक मुद्रा कहां चली? गोल्ड और सिल्वर के रूप में। गोल्ड और सिल्वर के रूप में। अब पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। जब हर सामान आप गोल्ड से करेंगे लेन देन में एक्सेट्रा में, तो अब जरूरत थी गोल्ड की, मुझे भी तो आपको भी, सबको जरूरत पड़ने वाली है। पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की डिमांड बढ़ना शुरू हुई। गोल्ड ऐसा है नहीं बहता पानी हो, तू भी ले ले मैं भी ले लूं। बड़ी बड़ी खदानें कहीं होंगी, वहां से निकलता होगा, उसे साफ करते एक्सट्रैक्ट करते, तो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बढ़ना शुरू गोल्ड की। ठीक, संघर्ष बढ़ने शुरू गोल्ड के। क्लियर? फायदा किस बात का? इस व्यापारिक रूट पे कहीं चले जाओ, कहीं भी उस गोल्ड के ऊपर ठप्पा लग रखा हो किसी का भी, कोई बात ही नहीं है। उसका खुद एक वजन है, आप तोल लोगे इससे उसे वजन से। किसी का सिक्का होगा 5 ग्राम का, किसी का होगा 10 ग्राम का, तो एक्सचेंज करना भी बड़ा आसान हो गया। क्या तोल लें? खाली गोल्ड का वजन कितना है, ठप्पा किसी का हो, इसके वजन की वैल्यू है। और पूरे वर्ल्ड में ये व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। जैसे डिमांड खतरनाक रूप से बढ़नी शुरू हुई, क्या लाया इसके स्थान पे? सस्ती धातु है। और फिर तुमने अपने इतिहास में पढ़ा है, हमारे पास कौन था एक आदमी जिसने क्या चला दिया कि ये सब छोड़ो, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी इनकी, कहां से लाएंगे इतना गोल्ड? अगर किसी को संचय करना हो, रिजर्व करना हो, तो गोल्ड इस्तेमाल होगा। व्यापार करना हो तो गोल्ड इस्तेमाल होगा। जितना व्यापार बढ़ता जाएगा उतना क्या बढ़ने वाले? लेन देन। उतने क्या बढ़ने वाले? गोल्ड की डिमांड। इतना गोल्ड की पूर्ति संभव नहीं है, तो कुछ और लाओ इसके स्थान पे। तो क्या आया फिर? यहां कुछ क्वेश्चन है, वो लिखो जरा। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहली बार, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहली बार, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहली बार हिंद यवन शासकों ने शुरू किए। किसने? हिंद यवन, इंडो ग्रीक, इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखना, इंडो ग्रीक रूलर्स, हिंद यवन शासकों ने शुरू किए। हिंद यवन शासकों ने शुरू किए और उनके पश्चात कुषाणों ने, वही कनिष्क कुषाण राजवंश का, जिसने हमें कहां जोड़ दिया? सिल्क रूट से। और इसके बाद कुषाणों ने। जी, किया बाद में, लेकिन पहला जो वाहन था वो कुषाण और वही था गधा, व्यापारिक। उसके लिए ऊँटों का इस्तेमाल भी हुआ है। चक्कर क्या है, व्यापारिक रूट हो चुका डाइवर्स। वो पहुंच गया ईरान, और कहाँ पहुंच गया? रेगिस्तान से होता हुआ थार के, तो ऊँट की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। यानी जैसे ही व्यापार बढ़ा, नए क्षेत्रों तक जुड़ा, तो बहुत सारे सामान आ गए। आगे सबसे सुंदर और विकसित सिक्के गुप्त साम्राज्य ने चलाए। मोस्ट डाइवर्सिफाई एंड ब्यूटीफुल कॉइन स्टार्टेड बाय गुप्त एम्पायर।
सबसे विकसित और सुंदर सिक्के गुप्त साम्राज्य ने जारी किए, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्तों के सिक्के 8 ग्राम सोने के थे। वीणा, वॉयलिन, लंबा सा यंत्र है वो, इस पे तार से है ये वॉयलिन। गुप्तों के सिक्के 8 ग्राम के थे। गुप्ता कॉइन इज 8 ग्राम कॉइन। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ने चांदी का टका जीतल जारी किया। चांदी का टका जीतल जारी किया। दिल्ली सल्तनत लॉन्च जीतल। अकबर स्टार्टेड गोल्ड मुहर। अकबर ने सोने की मुहर जारी की। तो अब समस्या वही खड़ी हो गई फिर दोबारा कि जितना व्यापार बढ़ेगा उतनी क्या बढ़ने वाली, गोल्ड या सिल्वर या जीतल या धातुओं की मांग। धातु इतनी कहां से लाएं, फिर टकसाल में इस पे मेहनत करें। टकसाल मतलब जहां सिक्के ढलते हो और तब इसे बेचे, मोहर से लेकर अन्य कोई अपने नाम से शुरू करते बेचना। तो इसमें दिक्कत बढ़नी शुरू हुई। तब जाके इसका निदान कहां से शुरू हुआ, तब चीन से ही इसी व्यापारिक मार्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए दुनिया के सबसे पहले आविष्कार के रूप में कागज का आविष्कार हुआ और दुनिया की सबसे पहली पेपर करेंसी अस्तित्व में आई। कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा यानी क्या, मेटालिक करेंसी। और अब क्या आ गई, पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा। कहां से हम चले थे, कहां हम आए, पेपर की मुद्रा। अब जो पेपर की मुद्रा है, कैसी मुद्रा है, जरा अब यहां आ जाओ 2 मिनट के लिए, आपको मुझे एक बात समझानी। ये एक सिक्का है, सिक्का सोने का है, ठीक। तुमने क्या सुना अभी कि गुप्त साम्राज्य से कितने थे, 8 ग्राम के सोने के थे। 1 2 3 4 जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इस सिक्के के अंदर खुद में अपने आप में वैल्यू है। उसे क्या बोलते हैं, अंतर्निहित मूल्य, इंटरसिनिक वैल्यू। और एक इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, फेस वैल्यू। एक तो किसी भी सिक्के के अंदर 2 बातें होंगी, अंतर्निहित मूल्य या फेस वैल्यू। का मतलब क्या, उसके फेस पे कुछ लिखा हुआ होगा, अंकित मूल्य। जरा आ जाओ आज के सिक्कों पे। एक सिक्के पे लिखा हुआ है 50 पैसे, लिखा हुआ क्या, ठीक। तो इस सिक्के का मूल्य कितना है, एक पे लिखा हुआ है 5 रुपये, लिखा हुआ क्या। तो इस सिक्के को अगर तुम पिघला दो तो इसके अंदर जो धातु है उसका मूल्य तुम ये चाहते हो 5 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया, सरकार से भूल हो गई। सरकार ने 5 रुपये का सिक्का जारी कर दिया। एक सिक्का बड़ा मोटा, जैसे 2 सिक्के जोड़ दिए हो अब से कुछ साल पहले, ठीक। उसे लोगों ने पिघलाना शुरू कर दिया। उसे पिघलाने के बाद उसे करते यहां से क्या, तस्करी। और बांग्लादेश में क्या बन रहे थे उससे, ब्लेड। 5 रुपए का सिक्का बड़ा मोटा सा, बनाता है कितने ब्लेड, कम से कम 10 ब्लेड। इतना कच्चा माल उसके अंदर है। तो 5 रुपये, अगर 1 रुपए का भी एक ब्लेड हो, कितने के बैठ गए, 10 रुपए के। तो 5 रुपए का माल कहां जा रहा है तुरंत एकदम, 10 रुपए में, ठीक क्या। और ब्लेड अगर 2 रुपए का हो तो पता लगा 20 रुपए के अंदर जा रहा है। बेहतरीन कमाई है।
आप क्या इकट्ठे करवाना शुरू कर दो, 5 रुपए वाले सिक्के। जैसे ये स्कैम सामने आया तो सरकार ने अपनी गलती ठीक की तुरंत ही, कि हर सिक्के के अंदर 2 चीजें हैं, एक इसके ऊपर लिखा हुआ सामान जिसका नाम होता है अंकित मूल्य, और एक इसके अंदर की वैल्यू पिघलाने के बाद उसे क्या बोलते हैं, इंटरसिनिक वैल्यू, अंतर्निहित मूल्य। तो किसी भी सिक्के का अंतर्निहित मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। क्या समझे बात? 5 रुपए का सिक्का तुम पिघला लो, पिघलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे किसी भी हाल में 4 रुपये से अधिक का नहीं बेच सकते। इसमें 4 रुपये से धातु नहीं डाली गई है। धातु का मूल्य कितना है, इसके मूल्य से कम। तो तुम इसे फिर बेचने के लिए, ऐसा करने से तुम्हें लॉस होगा, लॉस वाला काम को करने का नहीं। ठीक, तो सदैव सिक्कों की कंडीशन में ये 2 बात बड़ी मैटर करती हैं। एक क्या मैटर करती है, अंतर्निहित मूल्य और एक अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन लिखो यहीं पे जो एकदम, धात्विक मुद्रा में अंकित मूल्य सदैव अंतर्निहित मूल्य से अधिक होता है। धात्विक मुद्रा में सदैव अंतर्निहित मूल्य, सदैव अंकित मूल्य अंतर्निहित मूल्य से अधिक होता है। मेटालिक करेंसी ऑलवेज हैव मोर फेस वैल्यू अगेंस्ट इंटरसिनिक वैल्यू। पकड़ गया बातचीत? यानी जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उसे पिघलाने के बाद आप उससे फालतू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सिक्कों वाले केस में सदैव ही फेस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। किससे? अंतर्निहित मूल्य से। अगर आप वहां पे 10 रुपए लिख रहे हैं तो इसके अंदर 10 रुपए से अधिक की धातु नहीं डालने के। ये धर्म संकट बन गया सरकार के लिए। क्या ये बताओ, आप में से कितने आदमियों ने 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के देखे हैं? कुछ ने देखे हैं। ठीक, हमने देखे, हमारे टाइम में कुछ आदमियों ने देखे हैं, जो 90 की पैदाइश हैं उन्होंने देखे हैं, 90-2000 के बीच में। उस समय 10-20 पैसे के सिक्के चल रहे थे, उनकी वैल्यू थी 4 टॉफी आ जाएं, 2 कंचे आ जाएं खेलने के इत्यादि। तो अब वर्तमान में सरकार ने उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया। क्या कहा कि न्यूनतम लीगल टेंडर करेंसी है बस 50 पैसे। सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया कि 50 पैसे के सिक्के में धातु डालनी है, मेटल। ऐसा कौन मेटल होगा जिसकी वैल्यू 50 पैसे से कम हो? फिर ढालना भी, उसे ढलाई भी करवानी उसकी। ठीक, मिंट फैक्ट्री के अंदर, नोएडा किया, नासिक आदि की। तो फिर सरकार ने कहा 25 पैसे को हम बंद कर रहे हैं। ऐसी कोई धातु नहीं है जिससे 25 पैसे के मूल्य की धातु लेके हम सिक्का बना दे, और वो धातु कैसी रहे, 25 पैसे से कम की, तो उन्होंने बंद कर दिया। समझा बातचीत? कल को हो सकता है 5 साल बाद सरकार ये कह दे कि 50 पैसे भी अब बाहर हो चुके हैं करेंसी से। क्यों? ऐसी कोई धातु नहीं मिलने वाली अब जिससे 50 पैसे का सिक्का बना सके, और उसकी वैल्यू भी क्या रखें, 50 पैसे से कम। पकड़ के आप बातचीत? क्या होती है अंतर्निहित मूल्य, क्या होता है फेस वैल्यू, कौन होता है समझ आता हमेशा? ये अंकित मूल्य जो उस पर लिखा हुआ है। लेकिन कागजी मुद्रा तो एक अलग ही मुद्रा है। क्या बोलते हैं इसे? इट इज टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा, टोकन। मैं कागज पे लिख के एक पे और तुम्हें कह दूं 2000 रुपए, तुम माने तो फिर रहे इस बात को? किसके बिहाफ पे बताओ? जिसके बिहाफ पे माने फिर रहे उसने कह दिया कल रात 8 बजे से 500-1000 के बंद। तुम कहां भाग लिए फटाफट कि पकड़ो यार, हम तो माने फिर रहे थे 500-1000 इसकी वैल्यू, तुम कह रहे 0 हुई, उससे अपने को बदलो, हमें कुछ और दो इसके स्थान पे। ठीक, तो जब कागजी मुद्रा जारी हुई तो ये समस्या, क्या समस्या आई कि अब कागजी मुद्रा का मूल्य कैसे डिफाइन करोगे? इसमें तो धातु खुद बोल रही है कि इसकी अपने आप में एक वैल्यू है, कागज तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसका मूल्य कैसे मानोगे? तो फिर यहां से स्टार्ट हुई गोल्ड की और मुद्रा की एक व्यवस्था।
क्या ऐसे नोट छपने शुरू हुए, दुनिया में सेंट्रल बैंक बनने शुरू हुए, और वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक बना बैंक ऑफ वेनिस। उसके बाद कहाँ बैंक खुला? नीदरलैंड में, फिर ब्रिटेन में, और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंकों को पूरे भारत में पहुंचा दिया और पूरे विश्व में पहुंचा दिया। तो अब तुम एक नोट जारी करोगे और तुमने कहा कि यह नोट है $1 का, या £1 का, या ₹1 का, किस आधार पर मान लूं मैं तुम्हारी बात? ये तुम क्या हरे कागज पे लिख के 2000 रुपए, और मैं 2000 माने फिर रहा हूं उसे। कल को तुम कह दो हम तो सब कुछ बंद कर रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा? मैं तो अपने पूरे जीवन की संपत्ति इसमें कमा रखी, रात दिन भागदौड़ करके, इसे पकड़ो तुम, बदले मुझे क्या दो? कुछ और चीज। तो जब स्टार्टिंग में खेल शुरू हुआ करेंसी का, तो सबसे पहले किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जब भी कोई नोट छापता था, जब भी कोई नोट छापता था, तो क्या करता था वो? अगर आपको $1 छापेगा तो क्या देने वाला है वो? जरा वैल्यू लिखो एक बार इसकी। $1 14 ग्राम, 14 ग्राम गोल्ड। और 1 पाउंड, 1 पाउंड जब भी छपता बैंक से तो 73 ग्राम गोल्ड सेंट्रल बैंक कहां रखता? अपने खजाने में। तब देता आपको वो एक नोट। क्या समझे? जब भी दुनिया कोई सेंट्रल बैंक नोट जारी करता था तो वो पहले आपको क्या एक कागज के नोट पे लिख के देता, आज भी लिख के देता है वो, क्या? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है? यानी जो बेरर है जिसे मैं दे रहा हूं उसे मैं इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आज भी वो बात लिखी आ रही, और उस लिखे हुए के नीचे साइन किसके हैं? जिसे देश के मालिक ने काम दे रखा है। कौन है वो? आरबीआई का गवर्नर, जिसे नोट जारी करने का पूरा काम दे रखा है। तो आज आपको मुझे एक आदमी वचन दे रहा है कागज पे लिख कर अपने साइन करके, वैसे नहीं मानते हम। और हर नोट पे दुनिया के हर एक आदमी के द्वारा हर व्यवस्था में इस प्रकार से काम चल रहा है। अब ये नोट बंद हो जाए तो स्टार्ट में व्यवस्था ये थी, सरकार ने आज ये नोट बंद कर दिया, हम उसके पास ले जाएंगे, उसने बता रखा है 1 ग्राम के बदले में क्या देगा वो? $1 के बराबर क्या देगा? 14 ग्राम गोल्ड। कहां पर? अमेरिका में। और ब्रिटेन में 73 ग्राम गोल्ड। जब सोना ले जाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं। तुम सोने को खत्म करके एक व्यवस्था लॉन्च करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या कहा सरकार ने कि सोना वोना जो कुछ रखा हमारे पास ले आओ, और बदले में क्या ले जाओ? इसके ये नोट, इनसे व्यापार करना अपना आराम से। ठीक क्या? तो लोगों ने कहा बात तुम्हारी कैसे मान ले? उसने कहा वचन दे रहे से बात करता हूं, बाकायदा साइन करके। सांकेतिक है तो बस खाली कागज दो, हमारे साइन है, विश्वास करो। जब भी तुम्हारा $1 का नोट बदलने वाला हो, तुम चाहते हो लाओ मेरे पास, बदले में क्या लेके जाना? तो दुनिया का सेंट्रल बैंक जब भी कोई नोट जारी करता था तो वह अपने रिजर्व में, केंद्रीय रिजर्व बैंक, क्या समझे आप? उसके पास एक रिजर्व है, उस रिजर्व में क्या रखा करता था? वो रखता था गोल्ड। इसे क्या नाम दिया गया? इट इज नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसे स्वर्णमान प्रणाली कहते थे कि हर चीज की तुलना किससे होने वाली है? सोने से। कैसे? अब तुम एक बात का उत्तर दो, तुम ये किस आधार पे कह रहे कि $1 बराबर 1 रुपये नहीं है, 82 रुपये है? इस आधार पे कह रहे? चेक कर लो। इसने तो 1 पाउंड के बराबर कितने रुपए रखे? ग्राम सोना रखा 73। इसने कितना रखा है? 14। कितना हो जाए? 14 पंजे 70, 5 पॉइंट समथिंग। पकड़ गया बातचीत? यानी क्या 1 पाउंड बराबर है $5 के। तो इसके माध्यम से आप दुनिया भर में जो एक्सचेंज है करेंसी का वो कर पाएंगे। तो दुनिया में जो करेंसी एक्सचेंज होता है सन 2023 में भी वह जिस आधार पे होता है, कौन है वो? स्वर्णमान। दुनिया की हर करेंसी अपनी तुलना किससे करती है? सोने से। हम भी और वो भी। एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि
भारत में 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है 60,000 रुपए का आज की तारीख में, 24 कैरेट। और यही 10 ग्राम गोल्ड अमेरिका में कितने का आ रहा है मान लिया, इससे 82 गुना कम का, कितने का मान लो, शायद 1000 या 800 डॉलर के आसपास का। अब तुलना कर लो, सोना तो बराबर हो गया आपका, अब कितने में आपका रखा है, कितने में आपका रखा है, अब हिसाब लगाओ, 8 8 64, तो लगभग कितना बैठ गया है, $1 बराबर कितना, 80 रुपये। तो आज भी पूरा वर्ल्ड अपनी करेंसी एक्सचेंज करता है किसे आधार मानते हुए, सोने। टिल डेट भी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर करेंसी के रेट तय होते हैं, ठीक, तो पहले प्राचीन काल में दुनिया केंद्रीय बैंक जब भी कागज का नोट जारी करते उस पर एक शपथ लिखते, ठीक, और क्या कहते हैं कि इसे वापस लेके आ जाना और अपना गोल्ड लेके चले जाना, इसके बराबर जो रखा हुआ है हमने। फिर समस्या मेन क्रिएट हो गई दोबारा वही, जितने कागज जारी होंगे बदले में रखना पड़ेगा क्या, उतना ही सोना। अब अर्थव्यवस्था की डिमांड बढ़ रही है, लोग अपने पैसे को अपने घर पे रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, व्यापार में लगा रहे हैं, सरकार काम कर रही है बहुत बड़े स्केल पे, क्या देनी उसे, तनख्वाह का कागज फूल के रूप में। तो जितने भी नोट इशू होंगे उतना रखना पड़ेगा क्या हमें अपने पास, सोना। तो इतना सोना कहां से लाएंगे फिर हम, फिर सेम समस्या शुरू हो गई। सरकार ने कहा, वो तेरी भाई इसका तो कुछ समाधान करना पड़ेगा, लिखो जरा। वो चला गया टाइम, अब नया खेल क्या है जरा वो देखना एक बार। भारत में 1927 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया, और इसकी सिफारिश के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को क्या बनाया गया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, किससे, आरबीआई एक्ट 1934 से। एक कमीशन क्या बना था, चैम्बरलिन कमीशन, चैम्बरलिन कमीशन और हिल्टन यंग कमीशन, इन दोनों की सिफारिश पर बाद में कौन बना, आरबीआई अधिनियम 1934, और क्या खड़ा होगा देश में, आरबीआई, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। कोई दिक्कत तो नहीं बात में किसी प्रकार की, चैम्बरलिन कमीशन, आरबीआई एक्ट 1934 बना, और क्या बना, आरबीआई। क्लियर। और भारत में 1935 से लेकर नोट छापने और जारी करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या अपनाया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। कब, 1935 से भारत ने 1956 तक क्या अपनाया, गोल्ड। जितने नोट जारी करेंगे उनकी रेशियो में क्या रखेंगे अपने पास, एक गोल्ड। कितना, जितनी कुल करेंसी होगी उसका 40% कम से कम गोल्ड होना चाहिए, एट लीस्ट। गोल्ड रिजर्व कि कम से कम जितनी करेंसी जारी कर रखी है उसके सारे का ना रखो, तो कम से कम जितनी वैल्यू जारी कर रखी है उसका 40% जो गोल्ड है वो हमारे पास होना चाहिए। कौन कह रहा है बातचीत, अगर तुमने 100 रुपए जारी करे हैं और इन 100 रुपयों का जो वैल्यू है गोल्ड के रूप में वो जितनी बैठती है, पता लगा 100 ग्राम ही गोल्ड मान लो आप, इतना आपको रखना था, तो इस सिस्टम के तहत भारत में क्या व्यवस्था करके रखी थी, भारत सरकार के आरबीआई ने क्या कह रखा था कि 40% गोल्ड कम से कम होना चाहिए, इससे देखो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक। कब तक चला के लिए,
ये खेल चला है 1956 तक, लेकिन ये तो मामला उखड़ गया फिर दोबारा। क्यों? दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार आ गई, और सेकंड वर्ल्ड वार में धातुओं की डिमांड आसमान छूने लगी। कंडीशन यहां आने लगी, जर्मनी वाले लोग ये कह रहे थे घर में पीतल लोहा कुछ भी रखा है हमें दे दो, हम इससे टैंक बनाएंगे, गोली बनाएंगे। धातु मिल रही पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो लोगों ने अपने घरों के सामान दीवारें तोड़ के उसमें कोई लगा हुआ सब किसी दे दिया अपनी सरकार को कि धातु पकड़ो, हम किसी काम की, देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो धातुओं की डिमांड बहुत पीक पे थी, तो यह व्यवस्था कोलैप्स होनी शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और फिर 1945 में एक सिस्टम एडॉप्ट हुआ। कहां पर? एक समिट हुआ वाशिंगटन के पास, एक होटल में, एक कस्बे के अंदर, जिसका नाम था ब्रेंटन वुड्स। ब्रेंटन वुड्स। इस सम्मेलन के द्वारा ही, यह सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। इसके द्वारा ही पूरे वर्ल्ड में क्या खड़ा हुआ था? IMF और वर्ल्ड बैंक। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ब्रेंटन वुड्स समिट कब हुआ था? 1944 में। जिसके बाद क्या बनी? 2 संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। दोनों कब बनी है? दोनों बनी है 1945 में। और इसमें पहली बार क्या कहा गया कि ये सोने को मान के रखने वाली प्रणाली ठीक नहीं है, इसके स्थान पे क्या लाएंगे हम? नया सिस्टम। तो आज पूरा वर्ल्ड जिस सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? ब्रेंटन वुड्स सिस्टम ऑफ बैंकिंग। ब्रेंटन वुड्स सिस्टम ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग की ब्रेंटन वुड्स प्रणाली। ठीक। और भारत ने भी बाद में कब? अक्टूबर 1957 को क्या अपना लिया? यही सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा? जिसका नाम है MRS। MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो आज भारत में जो भी नोट जारी होते हैं आफ्टर 1957, वो जिस व्यवस्था के तहत जारी होते हैं वो कौन सी है? MRS सिस्टम। कब अपनाया हमने ये? अक्टूबर 6 अक्टूबर, डेट नोट कर लियो, 6 अक्टूबर 1957 को। ठीक। तो वर्तमान में सरकार इसके द्वारा जारी करते हैं मुद्रा को, और वो उस दिक्कत से बाहर निकल गई है। किस दिक्कत से? कि जितने नोट तुम जारी करोगे उसके रेशियो में तुम्हें जो 40% गोल्ड है वो रखना पड़ेगा। सरकार ने कहा यह संभव ही नहीं है, इस देश के लोगों के पैसों की डिमांड बहुत ज्यादा है, छापने पड़ेंगे बहुत बड़ी संख्या में, तब करेंगे कारोबार, तब चलेंगे व्यवसाय, तब देंगे लोगों को नौकरी, उनकी तनख्वाह अन्य, तो छापनी पड़ेगी मुद्रा बड़ी मात्रा में। जितनी मुद्रा छापनी है, जब बड़ी मात्रा में छाप रहे हैं तो इतना गोल्ड कहां से लाएं? हम छाप ही नहीं पाएंगे फिर तो ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक सिस्टम ये है ब्रेंटन वुड्स के तहत, क्या? कि इसमें कोई भी देश अपने पास एक न्यूनतम रिजर्व रखे बस, और इतनी भी डिमांड अर्थव्यवस्था की उतने नोट छाप दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या? इस सिस्टम के तहत भारत में आज की तारीख में 200 करोड़ रुपए का एक न्यूनतम रिजर्व रखा जाता है। 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व कितना रखा है? 200 करोड़ का। ये 200 करोड़ भी कैसे रखने हमें? 2 फॉर्म में, 115 और 85 करोड़। लिखो बस, काम खत्म करते हैं इसका। 115 और 85 करोड़। 115 करोड़ रुपए का तो क्या रखेंगे? इतने मूल्य का तो स्वर्ण हमेशा RBI के भंडार में होना चाहिए। कितने का? 115 करोड़ का। और 85 करोड़ क्या रहनी चाहिए? इतनी विदेशी मुद्रा, विदेशी लेन देन के लिए कम से कम विदेशी मुद्रा। तो क्या? जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि कर सके, इतनी मुद्रा कम से कम चाहिए। कम से कम है, इससे फालतू हो जाए कोई बात नहीं है।
भारत के पास दुनिया का 10वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, 10वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। वर्ल्ड नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। 10वें नंबर पे कौन है? भारत। IS प्री यही सवाल रखा था 2023 के अंदर। क्या सवाल था ये? कि दुनिया में जो स्विट्जरलैंड है वह गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है। झूठ, गलत, उस पर कोई गोल्ड नहीं है। लेकिन वह विश्व में सर्वाधिक गोल्ड निर्यात करता है। कथन नंबर 2 ये ठीक था, पहला गलत था। दुनिया में जो स्विट्जरलैंड के 24 कैरेट के मोहर सिक्के ईंट आते हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकते हैं। गोल्ड को क्या करता है वो? एम्बार्क, अपने डिजाइनिंग वगैरह से मोहर मार के पैक करके वो बेचता है 24 कैरेट गोल्ड को। तो निर्यात में तो वो वर्ल्ड नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, ठीक। लेकिन भंडार में नंबर 1 कौन है? यहाँ अमेरिका। हम कौन से नंबर पे हैं? 10वें। 400 बिलियन डॉलर के आसपास का भंडार हमारे पास है सोने का। कब काम आएगा? आपात में। एक बार आ चुका है 1991 में, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा कहाँ? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, तब चला हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक। तो आज भारत में नोट जारी करने वाली कौन सी व्यवस्था है? MRS। और टॉपिक पूरा हो गया। कहाँ आ गए हम? कि दुनिया में हम कैसे और कहाँ पहुंचे हैं। पहले वस्तु विनिमय से, फिर धात्विक मुद्रा से, फिर पेपर करेंसी से, और कल क्या पढ़ने वाले हैं? डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। ये क्या होती है? डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद।